नमस्कार। दोपहर के 1:30 बजने को है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन में बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सबसे पहले, जो कि उत्तराखंड के 4 दिन के दौरे पर है और थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा का ये दौरा 4 दिन का होने वाला है। नड्डा थोड़ी ही देर में मायापुर हेलीपैड पहुंचेंगे, जिसके बाद यहां से शांति कुंज के लिए वो रवाना होंगे। शांति कुंज के बाद नड्डा का निरंजनी अखाड़ा जाने का कार्यक्रम है। यहां संतों से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कार से पतंजलि जाएंगे और फिर वहां से हर की पैड़ी के लिए रवाना होंगे। हर की पैड़ी पर नड्डा पूजा करने वाले हैं और आपको यहां जानकारी दें कि जेपी नड्डा शनिवार से राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 120 दिन के राष्ट्रव्यापी दौरों की शुरुआत देवभूमि से कर रहे हैं और इसी के चलते सबसे पहले उत्तराखंड की तरफ उन्होंने रुख किया। 4 दिन का दौरा यहां पर, और कल से नड्डा देहरादून में रहेंगे, जहां पर कई राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अभी से की जा रही हैं। तो राष्ट्रव्यापी दौरे का आगाज कर रहे हैं उत्तराखंड से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत इस पर कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा 2022 चुनाव की तैयारियों का आगाज है, और जिस पर कांग्रेस ने गंगा को हर की पैड़ी की धारा को स्क्रैप चैनल बताया, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने उसे निरस्त किया। शाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी हर की पैड़ी पर गंगा आरती करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने देवभूमि दौरे की शुरुआत हरिद्वार से कर रहे हैं, और इस दौरे को बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत वो किस तरीके से देखते हैं, इस पूरे दौरे को आप कैसे देखते हैं सर? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का ये दौरा उत्तराखंड के लिए एक संजीवनी सिद्ध होगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने लंबे प्रवास में सबसे पहला प्रवास उत्तराखंड से शुरू किया है, देवभूमि से शुरू किया है। मैं समझता हूं कि इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, और उनके आने से जिस प्रकार के कार्यक्रम हैं, जिस प्रकार के बैठकें हैं, उससे एक नया संचार समस्त कार्यकर्ताओं में होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले से ही चुनावी युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन और मजबूती के साथ खड़ा होगा। मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला हुआ है, नड्डा जी का नेतृत्व हमें मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रहने वाला है। बहुत बड़ा फैसला इस कार्यक्रम की वजह से 2022 की शुरुआत माने नड्डा जी के दौरे को। निश्चित रूप से हम जो भी काम कर रहे हैं वो चुनाव के लिए कर रहे हैं, और इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आना ये चुनाव को एक नई दिशा देना होगा, इसको जोड़ा जा सकता है चुनाव से। और गंगा जी, प्रधानमंत्री मोदी की बातें, आज गंगा आरती, इस पूरे कार्यक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? गंगा आरती, गंगा जी को लोगों ने स्क्रैप चैनल कह दिया था, हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी ने उसको गंगा जी का दर्जा दिया है, और आज इत्तेफाक से कुछ ही समय बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस गंगा आरती में शामिल होने आए हैं। हम सब उस गंगा आरती में शामिल होंगे, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जेपी नड्डा का ये दौरा शुरुआत है हरिद्वार से 2022 चुनाव की, और 2022 चुनाव बीजेपी का होगा और बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 हरिद्वार। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का पहला दिन हरिद्वार में बीतने वाला है। आज उनका कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि नड्डा अलग अलग संतों से मुलाकात करने वाले हैं, पतंजलि जाएंगे और फिर गंगा आरती में शामिल होने के बाद हरिद्वार में रुकेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है, एक अपना गायत्री वहाँ जाएंगे संस्थान में, और फिर अखाड़ा परिषद और संतों के साथ बात करेंगे, और गंगा आरती में रहेंगे। कुछ संतों से व्यक्तिगत भेंट भी है उनकी, और इस प्रकार का पूरा कार्यक्रम रात तक है। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट की तरफ, हरिद्वार से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांकर, हम बंशीधर भगत जी को सुन रहे थे, आपसे बातचीत के दौरान उन्होंने जेपी नड्डा के उत्तराखंड के दौरे को संजीवनी के समान बताया उत्तराखंड के लिए। 2022 का चुनाव, जिसका चुनावी बिगुल आज से ही फूंकने जा रही है बीजेपी पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 दिन के दौरे पर उत्तराखंड के, आज के उनके प्रोग्राम का आपसे पूरा डिटेल जानना चाहेंगे। आज दीपांकर भट्ट, आप ये बताइए कि जेपी नड्डा का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कंचन, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। मैं सर मायापुर के
हेलीपैड पे खड़ा हूं और यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की गई है। हरिद्वार के तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी निशंक कुमार गौतम, बीजेपी की सह प्रभारी रेखा वर्मा, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री निशंक और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ढोल नगाड़ों की थाप है, सजाया गया बीजेपी के झंडे लोगों के हाथों में और उम्मीद है कि 2022 का इलेक्शन बीजेपी का इलेक्शन होगा। इसके अलावा जो कार्यक्रमों की बात आपने की, तो जब आप जेपी नड्डा से कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उसके बाद जेपी नड्डा यहाँ से माफ कीजिएगा शांति कुंज जाएंगे। शांति कुंज में के बाद वो निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। अखाड़ा परिषद से मुलाकात के बाद वो पतंजलि जाएंगे, जहाँ बाबा रामदेव से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके बाद वो फिर हर की पैड़ी पहुंचेंगे, यहाँ पर गंगा आरती में शामिल होंगे आज शाम की। और आज उनका हरिद्वार में ही रुकने का कार्यक्रम है और कल से राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो 2022 को लेकर बीजेपी को कैसे बूथ से लेकर और प्रदेश संगठन तक मजबूत करना है, कैसे 2022 के लिए एक मजबूत लकीर खींच के जानी है। अगले 3 दिन जेपी नड्डा फिर 5, 6 और 7 तारीख को देहरादून में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। तो कुल मिला के जो तस्वीरें आपको दिख रही है कंचन, ये तस्वीरें उस उत्साह को बताती है कि साल 2022 जो होगा, साल 2022 के लिए तैयारी कैसी है। 57 विधायकों की सरकार है और जब बीजेपी का रिजल्ट था 57 विधायकों का, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे। तो जेपी नड्डा जो अब अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यह भी होगी कि साल 2022 के लिए एक बड़ी लकीर वो खींच कर जाए। और आप देख सकते हैं कि लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। गाड़ियां भरकर अलग अलग विधानसभाओं से कार्यकर्ता अपने उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। और यह हरिद्वार है, बड़ी आबादी और एक बड़ा संदेश यहाँ से। और जो राष्ट्रव्यापी दौरे की बात आपने कही कि पूरे देश में 120 दिन का प्रवास करने वाले जेपी नड्डा, तो उनके लिए एक बड़ा दौरा हरिद्वार। और यहाँ पर इन तैयारियों से आप अंदाजा लगा सकती है कंचन कि उत्साह किस तरीके का है बीजेपी कार्यकर्ताओं जी कंचन। जी दीपांकर, और बीजेपी साफ कर चुकी है, रमेश पोखरियाल निशंक साफ कह चुके हैं कि इस साल 2022 के चुनाव की तैयारी है। आज से चुनावी बुगुल फूंकने जा रहा है उत्तराखंड में, जहां पर जेपी नड्डा का आज से 4 दिन का दौरा शुरू हो जाएगा। दीपांकर, आप वहां पर मौजूद हैं, वहां हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, ढोल नगाड़ों में स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है। लेकिन आज जो साधु संतों के साथ मुलाकात होने वाली है जेपी नड्डा साहब की, उस मुलाकात में क्या क्या बातचीत हो सकती है? कुंभ की तैयारियों को लेकर बातचीत हो सकती है या फिर किन और राजनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा संभव है? शांति कुंज में उनकी मुलाकात प्रणब पंड्या से होगी। उसके बाद अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है नरेंद्र गिरी महाराज, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो रविंद्रपुरी हैं, उनसे उनकी बातचीत होगी। तो जो बात आपने कही कि कुंभ की तैयारियों को लेकर के अखाड़ा परिषद से उनकी बातचीत होगी। हरिद्वार से हिंदुत्व का संदेश जाता है और बीजेपी उसी हिंदुत्व के संदेश पर आगे बढ़ती है। बीजेपी की लाइन हिंदुत्व की है, तो हरिद्वार से जो मैसेज आज कनेक्ट होगा, चाहे वो कुंभ को लेकर हो, चाहे बीजेपी को लेकर हो, चाहे हिंदुत्व को लेकर हो, तो आज जो बैठक संतों के साथ होगी, जाहिर तौर पर उसमें कुछ अंदर खाने राजनीतिक बातें भी हो सकती हैं, थोड़ी बहुत हिंदुत्व की बातें भी हो सकती है। और वही बात की बीजेपी के लिए हरिद्वार एक फेवरेट स्थान रहा, एक बड़ा आस्था का केंद्र है, बीजेपी के लिए हिंदुत्व का सेंटर है। और वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहुंचना, संतों से मिलना, तो एक बड़ा मैसेज जरूर है कंचन। तो मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट को आप सुन रहे थे। दीपांकर, शुक्रिया आपका। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वहां पर रहने वाले हैं जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए, और आज साधु संतों के साथ मुलाकात का पूरी तरह से कार्यक्रम है। लेकिन राजनीतिक सफर पर निकलने वाले हैं कल से। देशव्यापी जो दौरे पर निकलेंगे जेपी नड्डा, उसमें सबसे पहला जो राज्य उन्होंने चुना है वो सबसे पहले उत्तराखंड की तरफ रुख करा है और 4 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं। तो हरिद्वार के बाद बीजेपी कल देहरादून की तैयारियां होने वाली हैं, तो 4 दिन का ये सफर बहुत दिलचस्प रहेगा। विपक्षी दलों की नजर भी जेपी नड्डा के सफर पर रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने दावा कर दिया है कि साल 2022 में एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। हरिद्वार के बाद बीजेपी कल देहरादून जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा।
जिसकी तैयारी में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तैयारियों को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। बीजेपी ने बताया है कि जेपी नड्डा जब देहरादून आएंगे तो उनके स्वागत में 11 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाकर उनका स्वागत किया जाएगा और इसके बाद पार्टी मीटिंगों का दौर शुरू हो जाएगा। तो वहीं आपको बताएं कि मीटिंग को लेकर थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है। 5 दिसंबर को होने वाले मंत्रियों और कोर ग्रुप की मीटिंग को अब 7 दिसंबर यानी कि आखिरी दिन कर दिया गया है। उससे पहले नड्डा सरकार और संगठन से पूरा फीडबैक ले ही चुके होंगे। तो थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज देहरादून जिले में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। इस योजना के तहत राज्य का सहकारिता विभाग किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज पर उपलब्ध करा रहा है। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री करीब 700 किसानों को लोन बांटेंगे। इससे पहले आपको बताएं कि गुरुवार को सहकारिता मंत्री हरक सिंह रावत ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो ये थोड़ी ही देर के बाद का कार्यक्रम है, जहां पर आपको बताएं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून जिले में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ये योजना और लाभकारी ये योजना। इस योजना के तहत आपको बताएं कि राज्य का सहकारिता विभाग जो है वो किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज पर उपलब्ध कराने जा रहा है। दोपहर 2 बजे का समय मुख्यमंत्री करीब 700 किसानों को लोन बांटने वाले हैं। और इससे पहले ये भी आपको बता दें कि कल यानी कि गुरुवार को सहकारिता मंत्री हरक सिंह रावत ने इस कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करके तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के एयर क्वालिटी से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर है, प्रदेश के प्रमुख शहरों की आबोहवा पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अब नजर रहने वाली है। कंट्रोल बोर्ड ने एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग का फैसला किया है। अब सभी जिला मुख्यालयों में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग होगी। साथ ही आपको बताएं कि ऋषिकेश, कोटद्वार, काशीपुर, रुड़की, हल्द्वानी की हवा पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नजर रहने वाली है। हवा में प्रदूषण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर करारा हमला बोला। हरक सिंह ने कहा कि हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी बनाकर कांग्रेस आलाकमान पहले ही ये साफ संदेश दे चुका है कि उन्हें अब उत्तराखंड की राजनीति से किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया गया। लेकिन हरीश रावत इतनी सी बात भी नहीं समझ पा रहे। हरक ने कहा कि हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कभी पनप नहीं सकती है। हरीश रावत ऐसे पुराने बरगद के पेड़ के समान है जिसके नीचे कोई वनस्पति उग ही नहीं सकती। इस भाई को पंजाब का प्रभारी बनाकर एक तरह से उनकी पार्टी ने एक साफ संकेत दे दिया, भाई उत्तराखंड की राजनीति से आप दूर हो, क्योंकि वो उत्तराखंड में भी उसी समय चुनाव है और पंजाब में भी उसी समय चुनाव है। इस बीच खबर आ रही है रुड़की से, जहां पर प्रदेश सरकार पुरानी धरोहर को संजोने के लिए कदम उठाने जा रही है। सिंचाई विभाग की उद्योगशाला को म्यूजियम बनाया जाएगा। तो वहीं आपको बताएं कि काम करने वाले लोगों को भी अब काम दिया जाएगा। सतपाल महाराज का कहना है कि सरकार इसे लेकर संजीदा है। और आपको यहाँ हम ये बताएं कि 150 साल पुरानी सिंचाई विभाग की उद्योगशाला में कभी ट्रेन के डिब्बे से लेकर पुल और बांधों का काम हुआ करता था। उनको काम दिया है। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पर पहाड़ों में जो जैसे आपने देखा होगा 2013 के अंदर त्रासदी हुई, तो ग्लेशियरों का अध्ययन करवा रहे हैं, वो पूरा काम दिया है, उसका पैसा भी जा रहा है। तो निश्चित रूप में जो आपने प्रयोगशाला बताई है उसको हम म्यूजियम के रूप में लाएंगे ताकि और लोग भी देखें किस प्रकार का काम हुआ था।
बढ़ते हैं आगे। रुद्रप्रयाग से आती हुई खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर डीएम ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया। साथ ही डीएम ने जवाड़ी बाईपास से नेशनल हाईवे में पड़ने वाले तिलवाड़ा, अगस्त्य मुनि, गुप्तकाशी, फाटा रामपुर से लेकर सोनप्रयाग तक के बाजारों में जल्दी चौड़ीकरण के निर्देश दिए। डीएम ने भूस्खलन वाले इलाकों में ट्रीटमेंट के भी आदेश दिए। मनोज गोयल ने बताया है कि नेशनल हाईवे में तेजी से काम हो रहा है और अगली साल इस यात्रा से पहले केदारनाथ नेशनल हाईवे बेहतर स्थिति में दिखेंगे। एनएच का आज NH 107 रुद्रप्रयाग से लेके गौरीकुंड तक का आज पूरा इंस्पेक्शन किया गया है। इसमें सारे काम चलते हुए इनके देखे गए और जो भी इनके इश्यूज़ हैं उन सबको भी नोट किया गया। कुछ जगह पे कुछ कमियां भी पाई गई, उनके संबंध में भी इनको निर्देश दिए गए। कहीं कहीं पे किसी पॉइंट पे कुछ कार्य की गति भी धीमी प्रतीत हुई, जिसके संबंध में इनको निर्देश दे दिए गए हैं कि 1 सप्ताह के भीतर प्रगति ले आए। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बात होगी अल्मोड़ा से आती हुई खबर की, जहां पर 6 किलोमीटर दूर चितई गोलू देवता मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को जल्द पार्किंग और हाईटेक शौचालय की सुविधा मिल सकती है। पर्यटन विभाग ने मंदिर के पास पार्किंग और हाईटेक शौचालय के लिए ही शासन को 1.5 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। प्रशासन को मंजूरी मिलने के बाद ही लोगों को जैम और सुलभ शौचालय की सुविधा मिल पाएगी। आपको यहां बताएं कि मंदिर के पास पार्किंग नहीं होने से जैम से लोग परेशान रहते हैं और हर साल मंदिर में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। विकसित करने के लिए साइट डेवलपमेंट प्लान, पार्किंग, टॉयलेट और उसके आसपास के स्थल को विकसित करने के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए की योजना को हमने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को भेजा है, जिसका फंडिंग हमें उम्मीद है कि 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत हो जाएगा। सर्दियां शुरू होते ही एक बार फिर से देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर हाथियों के झुंडों से खतरा बढ़ जाता है और ये हाईवे बेहद खतरनाक हो जाता है। सुबह शाम कभी भी हाथी रोड पर आ जाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से वन विभाग ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। रोड पर चलने वालों के लिए वन विभाग की सुरक्षा में कानबाई सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे जान माल का नुकसान ना हो सके। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। साथ ही बता दें कि पानी की तलाश में ही हाथियों का झुंड इन दिनों रोड पर आ जाता है। इस देहरादून हाईवे पर हाथियों के अत्यधिक संचालन से हमारे द्वारा लगातार गश्त की जा रही है और जैसी सूचना प्राप्त होती है हमारी विभागीय टीम मौके पर पहुंचती है। प्रदेश में आज DLN की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 29 शहरों में 184 परीक्षा केंद्र बनाए थे, जिसमें 40,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हुए। परीक्षा में चयनित 650 अभ्यर्थी DLED का प्रशिक्षण लेंगे। टिहरी झील में नए बोटिंग पॉइंट बनाने की तैयारी हो रही है। टिहरी विधायक का कहना है कि पर्यटक की आमद बढ़ने से नए बोटिंग पॉइंट्स के लिए व्यवस्था जुटाई जा रही है। हालांकि नए बोटिंग पॉइंट्स का बोट व्यवसायी विरोध करने लगे हैं। व्यवसायियों का यहां पर कहना है कि नया बोटिंग पॉइंट बनने से कोटी बोटिंग पॉइंट के लोगों को नुकसान होगा। डोबरा चांटी पुल बनने के बाद जिस प्रकार से पर्यटकों का तांता जो है डोबरा पुल पर लग रहा है, वो एक साहसिक पर्यटन के और एक बड़ी एसेट के रूप में पर्यटकों के रूप में जो हमको मिली है, वहाँ पर बोटिंग पॉइंट बनाने के लिए नया जो है सर्वे हुआ है और हम उसको व्यवस्थित करेंगे। कोटद्वार से खबर आ रही है, जहां पर सिद्धबली बैरियर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने चरस के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा है। तस्करों के पास से 3 किलो चरस बरामद हुई है, जिनकी मार्केट में कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। टिहरी से खबर है, जहां 38 साल के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक का शव घनसाली के बनौली के जंगल में मिला है। मृतक युवक नेपाल का बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और टिहरी की इस खबर के साथ ही बुलेटिन में भी इतना ही। छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।